हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने मोनोसेक्राइड का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का अगला प्रकार जिसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से आज हम डाइसेक्राइड का पूर्ण अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि डाइसेक्राइड कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके अंदर कौन कौन सी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आइए चलिए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने पहले से ही लिख के रखा है कि डाइसेक्राइड मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली डाइसेक्राइड को हम लैक्टोज, दूसरी को सुक्रोज तथा तीसरी को माल्टोज शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहली डाइसेक्राइड कौन सी, सुक्रोज, माल्टोज और कह सकते हैं जो अगली होती है वो लैक्टोज शर्करा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें कि डाइसेक्राइड होती क्या है, तो आपको पता है, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया है कि डाई का अर्थ होता है 2, सेक्राइड का अर्थ होता है शर्करा, अर्थात जहां पर शर्करा के 2 अणु आपस में कंडेंसेशन प्रक्रिया के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके एक हो जाते हैं और एक ऊर्जा के अणु बनाते हैं, उस प्रकार की शर्करा को हम डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा जुड़ जाते हैं कंडेंसेशन प्रक्रिया के माध्यम से, लेकिन 2 शर्कराओं को आपस में जोड़ने के लिए कोई ना कोई बंधन होना चाहिए या कोई ना कोई बॉन्ड जरूर पाया जाता होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ आपको बता दें कि जो डाइसेक्राइड है, तो 2 डाइसेक्राइड को आपस में जोड़ने के लिए अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। कौन सा, तो कहेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक। अल्फा ग्लाइकोसिडिक एक प्रकार का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा 2 मोनोसेक्राइड को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यदि हम बात करें कि जो डाइसेक्राइड है उसमें किस प्रकार से उसको किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो कहेंगे डाइसेक्राइड को बायोज शुगर, बायोज शुगर, या इसको हम डबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बायोज शुगर कहते हैं या इसको डबल शुगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु विद्यमान होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कार्यात्मकता के आधार पर, तो हमने आपको बताया था मोनोसेक्राइड में कि मोनोसेक्राइड अपने फंक्शन के आधार पर या कार्यात्मकता के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो मैंने उसमें बताया था इसके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक समूहों के आधार पर ये एल्डिहाइड ग्रुप की हो सकती है या कीटोन ग्रुप की हो सकती है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें कि जो हमारी डाइसेक्राइड है, ठीक, जो हमारी डाइसेक्राइड है वह कितने प्रकार की होती है, तो कह सकते हैं कार्यात्मकता के आधार। देखो, हमने प्रकृति में व्याप्त कितनी है, कितने प्रकार की, ये बात नहीं हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने फंक्शन के आधार पर वह कितने प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो फंक्शन के आधार पर या कार्यात्मकता के आधार पर यह 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, तथा दूसरे डाइसेक्राइड को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब आप ये प्रश्न बनना चाहिए या वह प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी शर्करा होती है जो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी और कौन सी ऐसी शर्करा होती है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होती है उसमें लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज आ जाएगा हमारा, माल्टोज आ जाएगा, लैक्टोज, माल्टोज तथा माल्टोज के साथ साथ इसके अंदर एक शर्करा को और रखा जाता है जिसको हम सेलोबायोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेलो
बायोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पूरा अध्ययन हम लोगों को नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर होती है? तो हम आपको बता दें, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वह शुगर होती है जिसमें दो मोनोसेकेराइड के अणुओं को एसिटल लिंकेज के द्वारा जोड़ा जाता है। ऐसे सेकेराइड्स को या ऐसे शुगर्स को हम जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी डाइसेकेराइड होते हैं उनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उन्हें एसिटल लिंकेज के द्वारा जोड़ा जाता है। बात करते हैं कि जब रिड्यूसिंग शुगर 2-3 प्रकार की है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के भी कुछ प्रकार होंगे। जैसे हम कह सकते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है, ये कई बार पूछा गया है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तथा एक नाम और आता है, एक प्रकार की शर्करा और है मायोज। ठीक है, मायोज। ठीक है, तो सुक्रोज और मायोज ऐसी शर्कराएं हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाने जाती हैं, या कह सकते हैं कार्यात्मकता के आधार पर इन्हें दो समूहों में बांटा गया है। एक रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, कम करने वाली शर्कराएं होती है, उसमें लैक्टोज, माल्टोज, सैलो बायोज होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज और मायोज शर्कराओं को रखा जाता है। आगे चलें, अगर हम बात करें कि यदि हमें पता करना हो कि कौन सी शर्करा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो किस परीक्षण का उपयोग करेंगे? ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अंतर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, देखिए नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है। मैच करने वाले सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर से अलग करने वाला जो परीक्षण होता है उसे फेहलिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फेहलिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फेहलिंग टेस्ट क्या है? वह परीक्षण जिसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर को रिड्यूसिंग शुगर को अलग कर दिया जाए, पता लगा लिया जाए किस प्रकार की संरचनाएं रिड्यूसिंग शुगर होती हैं और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, उसे जो है फेहलिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि वह डाइसेकेराइड जो कार्य के आधार पर या कार्यात्मकता के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि हमारे नेचर में पाई जाने वाली जो डाइसेकेराइड है, यानी प्राप्ति के आधार पर, ठीक है, कह सकते हैं कि प्राप्ति के आधार पर जो डाइसेकेराइड होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मोनोसेकेराइड पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से प्राप्ति के आधार पर डाइसेकेराइड भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली डाइसेकेराइड को हम लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज शर्करा या लैक्टोज शुगर कहते हैं। दूसरे डाइसेकेराइड को हम माल्टोज शुगर कहते हैं तथा तीसरे डाइसेकेराइड को हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो कितनी हो गई? पहली हो गई लैक्टोज, दूसरी माल्टोज तथा तीसरी जो हमारी डाइसेकेराइड है उसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। अगर हम लैक्टोज शर्करा की बात करें या लैक्टोज शुगर की बात करें तो लैक्टोज जो शुगर होती है उसे हम मिल्क शर्करा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, लैक्टोज को किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे लैक्टोज शर्करा ऐसी शर्करा होती है जो दूध में पाई जाती है, इसीलिए इसको हम मिल्क शर्करा के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड में जो लैक्टोज होता है वो फ्री मोड में या कह सकते हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, वो किसी न किसी शर्करा के साथ बंध करके पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लैक्टोज होता है उसमें अधिकांशतः जो है लैक्टोज की उपस्थिति पाई जाती है। तो यदि हम मिल्क शर्करा की बात करें यानी कि लैक्टोज शर्करा की बात करें और यदि इसके हम विभाजन की बात करें, इसको ब्रेक करने की बात करें अथवा इसकी हाइड्रोलिसिस करें, तो यदि हम लैक्टोज को तोड़ते हैं, ठीक है, लैक्टोज को तोड़ते हैं तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमारी आंतों में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेज।
ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लैक्टेज एंजाइम कहते हैं। यह लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ करके 2 ऊर्जा के अणु को विमुक्त कर देता है। कौन कौन से अणु होते हैं, तो कहेंगे एक अणु ग्लूकोज का होता है, एक अणु ग्लूकोज का होता है तथा दूसरा जो अणु होता है वो ग्लैक्टोज का होता है। ठीक है, पहला अणु किसका होगा, तो पहला अणु जो होगा वो तो या तो ग्लूकोज हो सकता है या तो ग्लैक्टोज हो सकता है। आगे हम बात करें कि हमें यदि इसके पचाने की बात की जाए तो इसको पचाने के लिए हमारे बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी के शरीर में लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो क्या इसका पाचन नहीं होगा, नहीं, तब भी इसका पाचन होगा। तो किस एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होगा, तो कहेंगे ग्लैक्टोसिडेज नामक एक एंजाइम होता है, ग्लैक्टोसिडेज। ठीक है, ग्लैक्टोसिडेज नामक एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज के जैसा ही कार्य करता है तथा लैक्टोज शर्करा को तोड़ करके 2 मोनोसेकेराइड अर्थात ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे हम बात करें कि जो ये एंजाइम होता है वो क्या हमारे आंतों में या क्या हमारे शरीर जो यह शुगर होती, जो यह शर्करा होती है, क्या यह हमारे शरीर में पूर्ण रूप से पच जाती है, तो नहीं। लैक्टोज शर्करा एक ऐसी शर्करा होती है जिसका पाचन हमारे शरीर में 100% या कह सकते हो पूर्ण रूप से नहीं होता है। अगर ये पच जाती, इसका पाचन पूरा हो जाता तो कितनी कैलोरी मिलती, तो लैक्टोज के पूर्ण पाचन के द्वारा या लैक्टोज के पूर्ण पाचन के बाद हमें उतनी ही कैलोरी मिलती है जितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम उपभोग के द्वारा मिलती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यदि लैक्टोज शर्करा का पूर्ण पाचन हमारे शरीर में हो जाए तो 1 ग्राम, ठीक, 1 ग्राम इंटेक करने के बाद हमें 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होगी। कितनी मिलेगी, तो कहेंगे 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होगी। आगे चले कि ये तो बात हो गई कि हमारे शरीर में लैक्टोज क्या है। अक्सर हम जानते हैं कि जो लैक्टोज शर्करा होती है जिनके शरीर में इसका पाचन नहीं होता है उनको उन बालकों को ग्लैक्टोसूरिया नामक बीमारी हो जाती है। आगे चले, अगली डाइसेक्राइड के बारे में हम पढ़ते हैं। जो दूसरी डाइसेक्राइड है उसे हम माल्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी डाइसेक्राइड, कहेंगे माल्टोज। माल्टोज क्या है, माल्टोज एक प्रकार की डाइसेक्राइड है। इसे अन्य किन नामों से जानते हैं, तो माल्टोज को हम जई शर्करा, जई शर्करा, जई अनाजों की शर्करा, माल्ट शर्करा, माल्ट शर्करा, अनाजों की शर्करा आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया कि माल्टोज भी एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ऐसा कोई लिंकेज या ऐसा कोई बंधन पाया जाता होगा जिसके द्वारा ऊर्जा के 2 अणु यानी कि मोनोसेक्राइड के 2 अणु आपस में जुड़ते होंगे। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पर माल्टोज शर्करा में माल्टोज शर्करा में मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं को जोड़ने वाला जो लिंकेज पाया जाता है उसे अल्फा D14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। अल्फा D14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो कहेंगे कि माल्टोज शर्करा को जोड़ने वाला जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड होता है उसे अल्फा D14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना जाता है। आगे हम चलते हैं, अगर हम बात करें कि ये शर्करा हमें क्या अनाजों को ऐसे जिस फॉर्म में वो होते हैं उसको ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम अनाजों का क्या करते हैं, अंकुरीकरण करते हैं या अनाजों को हम अनाजों में अंकुरण करते हैं तो अनाजों में यह माल्टोज शर्करा स्वतः उत्पन्न हो जाती है, उसमें प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बातें हो गई।
कि माल्टोज शर्करा क्या है और लैक्टोज शर्करा क्या है। आगे चलते हैं, हम अगली डाइसेक्राइड की बात करते हैं जिसको हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी एक प्रकार का हमारा डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, इसको हम किन नामों से जान सकते हैं? तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया, माल्टोज को हम जई शर्करा कह सकते हैं, माल्टोज को हम माल्ट शर्करा कह सकते हैं, माल्टोज को हम अनाजों की शर्करा कह सकते हैं। उसी प्रकार से सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। इसको टेबल शुगर क्यों कहा जा रहा है? तो हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा जो सफ़ेद चीनी उपयोग में लाई जाती है उसका अधिकांशतः भाग सुक्रोज ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसे व्हाइट शुगर का मेन कंपाउंड कहा गया है, मेन कंपोजिशन इसे कहा जाता है। ये प्राप्त कहाँ से होती है? तो ये गन्ने से प्राप्त होती है, यह कैन शुगर कहलाती है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होगी? तो कहेंगे यह गन्ने से प्राप्त होती है तथा चुकंदर से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? तो गन्ने से, चुकंदर से तथा हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली सफ़ेद चीनी जो प्रतिदिन के हमारे आहार में उपयोग में लाई जाती है उसका यह मेन कंपोनेंट होती है। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? इसीलिए इसको हम टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हम इसके चयापचय की बात करें तो इसका विघटन यानी कि इसका चयापचय जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ही इससे ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो इसकी हाइड्रोलिसिस किस पाथवे के द्वारा होती है? तो कहेंगे जो है इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वह हमारे शरीर में पाए जाने वाले सुक्रेज एंजाइम अथवा सुक्रेज 6-फास्फेट सिंथेज एंजाइम के कारण होती है। सुक्रेज 6-फास्फेट सिंथेज एंजाइम के कारण होती है। ठीक है, तो हमने बता दिया सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज को टेबल शुगर, कैन शुगर या चुकंदर की शर्करा के नाम से जाना जाता है तथा ये जो शर्करा होती है ये शर्करा कहाँ प्राप्त हो सकती है? हमारे जो है गन्ने में, चुकंदर में। ठीक है, इसे टेबल शुगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली जो प्रतिदिन की शुगर होती है व्हाइट शुगर, उसका यह अधिकांशतः भाग बनाता है। ठीक है, आगे चले हम बात करते हैं इसके परीक्षण को क्या कहा जाएगा। तो सुक्रोज के परीक्षण को बेनेडिक्ट टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेनेडिक्ट परीक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में कम से कम 3 से 4 बार आया है, अर्थात हमारे और आपके लिए क्वेश्चन कैसा है? अति महत्वपूर्ण है कि सुक्रोज के परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो सुक्रोज का जो परीक्षण होता है उसे बेनेडिक्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारी मोनोसेक्राइड और हमारी डाइसेक्राइड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का मुख्य भाग बनाती हैं वो आज संपन्न हुई। कल हम लोग पॉलीसेक्राइड का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।